हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल का पार्ट नंबर 4। यह टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। आज के क्वेश्चन सीरीज है 76 से 100 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 76 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है कि फरवरी 2019 में भारत सरकार ने अपने ई पर्यटन वीजा व्यवस्था का विस्तार किया है। इस वीजा के तहत रहने की अधिकतम अवधि कितनी है? ऑप्शन ए है 3 महीने की, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी है 9 महीने व ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो देखिए, जो इस वीजा के तहत जो रहने की अधिकतम अवधि है ई पर्यटन वीजा के तहत, ये है ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, 6 महीने तक वो रह सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 है। ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती स्त्रियों के पोषण के लिए निम्न कितनी नगद राशि प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि 3,000 रुपए तक, ऑप्शन बी है 4,000 रुपए तक, ऑप्शन सी है 5,000 व ऑप्शन डी है 7,000। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती स्त्रियों को जो पोषण के लिए जो नगद राशि प्रदान की जाती है, ये की जाती है 5,000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,000। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है कि भारत के किस शहर में विदेश से आने वाले 75% स्वास्थ्य पर्यटक तथा 30 से 40% घरेलू स्वास्थ्य पर्यटक आते हैं? ठीक, ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई व ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन सी। इसीलिए चेन्नई को देश की स्वास्थ्य राजधानी के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79 है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण की वृद्धि दर प्रतिवर्ष 5% के साथ किस वर्ष तक सभी बच्चों का टीकाकरण करना है? यानी मिशन जो इंद्रधनुष, इसके तहत जो भी प्रति 5 वर्ष मतलब प्रतिवर्ष 5% के साथ पूरा करना है टीकाकरण, और लगभग यह टीकाकरण कब तक कंप्लीट कर लेना है, ये पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन ए दिया कि 2020 तक, ऑप्शन बी है 2022 तक, ऑप्शन सी है 2025 व ऑप्शन डी है 2030 तक। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2020 तक इस टीकाकरण को पूरा करना है। इसका लक्ष्य रहा है मिशन इंद्रधनुष का, अब तो खत्म हो गया है। देखिए, प्रश्न संख्या 80 है कि इसमें दिया है कि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए किस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है? सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए ऑप्शन ए है छाया, ऑप्शन बी है आशा, ऑप्शन सी है कायाकल्प व ऑप्शन डी है दिशा। तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाया जाए, यानी बहुत एक कहेंगे विस्तृत लेवल पे स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए जो लाया गया है या जिस कार्यक्रम चलाया गया है उसका नाम है आशा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ऑप्शन एक है कि मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो प्राकृतिक पर्यावरण से विभिन्न रूपों में प्रभावित होता है। वह 2 है कि सांस्कृतिक भूदृश्यों का विश्लेषण करना मानव भूगोल का परम उद्देश्य है। ऑप्शन ए में दिया है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 व न ही 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों इसका राइट आंसर सही है। क्योंकि मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक है और प्राकृतिक पर्यावरण से विभिन्न रूपों में प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और सांस्कृतिक भूदृश्यों का विश्लेषण मानव भूगोल का ही परम उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। इसमें दिया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है कि संस्कृति समाज की अनुपम धरोहर है, इसके अभाव में मानव समाज की कल्पना पशु समाज के रूप में की जाती है। ठीक। ऑप्शन 2 है कि मानव अपनी संस्कृति के बल पर ही पशु से श्रेष्ठ है।
इसमें भी बताना है हमें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जैसे इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए में दिया है केवल एक सही है, ऑप्शन बी में दिया है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है कि एक व दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी है कि न एक न दो। तो देखिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर सी हो जाएगी, एक व दो दोनों सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही कह रहा है। प्रश्न संख्या 83 है, दे रहा है कि भूगोलवेत्ता तथा पर्यावरणविद संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मानते हैं। ठीक। दूसरा है कि संस्कृति व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे प्रकृति के बंधनों में बांधती है। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन ए में दिया है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका होगा ऑप्शन ए की केवल एक सही है, क्योंकि संस्कृति व्यक्ति की उसके मानसिक की मानसिकता को प्रभावित करती है, न कि शारीरिक को, इसलिए ये जो है ऑप्शन दो जो असत्य है, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन एक है कि संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे से अलग है, और दूसरा कह रहा है कि संस्कृति मूल्यों तथा प्रतीकों की परिचायक है और मानव समाज के अंदर विद्यमान है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी केवल एक व दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी न तो एक ही व न दो ही सही है। तो देखिए इसमें जो है इसका जो राइट आंसर है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे से अलग है तो नहीं, संस्कृति और सभ्यता कहेंगे एक दूसरे के परिचायक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा, ऑप्शन केवल बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन एक है कि सांस्कृतिक विरासत एक समुदाय द्वारा विकसित जीवन के तरीकों की अभिव्यक्ति है, व ऑप्शन दो है कि सांस्कृतिक विरासत में ये दृश्यमान और मूर्त निशान है जो हाल के दिनों में प्राचीनता का प्रतीक है। ठीक। इसमें देख लीजिए, इसमें दिया है कूट दिया हुआ केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक व दो दोनों सही है, वो डी है न तो एक न ही दो दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी एक व दो दोनों सही है कि संस्कृति विरासत में दृश्यमान और मूर्त निशान है जो हाल के दिनों में प्राचीनता का प्रतीक है, वो संस्कृति विरासत एक समुदाय द्वारा विकसित जीवन के तरीकों की अभिव्यक्ति है। दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 86 है, इस पे कथनों पर विचार करते हैं। कथन एक कह रहा है सांस्कृतिक परिस्थिति की सामाजिक और भौतिक वातावरण के लिए मानव अनुकूलन का अध्ययन है, और कथन दो है सांस्कृतिक परिस्थिति की पर्यावरण परिवर्तन के लिए संस्कृति द्वारा प्रेरित होने के तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए इसमें भी कथन दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हैं चारों ऑप्शन में से, देखते हैं। एक जो दिया है एक केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही है, वो न तो एक न तो दो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक व दो दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 ये है कि देखिए इसमें कथन देखते हैं। एक सामान्य अर्थ में सतत भूभाग जिसके अंतर्गत किसी एक सांस्कृतिक तत्व या कई सांस्कृतिक तत्वों की समांगता पाई जाती है सांस्कृतिक प्रदेश कहलाता है। वह दो कथन है कि एक सांस्कृतिक परिमंडल में कई सांस्कृतिक प्रदेश होते हैं। एक सांस्कृतिक परिमंडल होता है, इसमें दे रहा है कि कई प्रदेश होते हैं, तो इसका इसमें हमें बताना है कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन ए में केवल एक सही, बी में केवल दो सही, सी में दिया है। तो देखिए इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एक व दो दोनों सही हैं, क्योंकि जो इसमें दिया है ना सांस्कृतिक परिमंडल में कई सांस्कृतिक प्रदेश, परिमंडल जो होता है बहुत बड़ा होता है। परिमंडल जो होता है जैसे बहुत बड़ा परिमंडल हो गया, इसका मतलब छोटे छोटे सांस्कृतिक प्रदेश, यानी परिमंडल से सांस्कृतिक प्रदेश जो होता है छोटा होता है, इसलिए ये भी कथन सही है, इसलिए इसका जो है दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है सांस्कृतिक प्रदेश से दूसरे सांस्कृतिक प्रदेश को सूक्ष्म सांस्कृतिक समानता के आधार पर अलग किया जाता है, और आप कथन दो है
कि सामान्यतः सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन एक संक्रमण पेटी के रूप में न होकर सरल रेखा के रूप में होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि केवल कथन एक सही है, यानी एक जो है ये कथन सही है कि सांस्कृतिक प्रदेश से दूसरे सांस्कृतिक प्रदेश को सूक्ष्म सांस्कृतिक समानता के आधार पर हम अलग करते हैं, यानी कि वहाँ की बिल्कुल मतलब एकदम अलग हो जाएगी। कुछ कुछ विशेषताएं एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में मिलता है, कुछ सूक्ष्मता के आधार पर वो अलग होती हैं। तो ये तो सही हो गया। दो नहीं सही है कि कह रहा है कि जो सांस्कृतिक तत्व में परिवर्तन एक संक्रमण पेटी के रूप में न होकर सरल रेखा के रूप में है। तो ऐसा नहीं जैसे ये दो सांस्कृतिक प्रदेश मान लीजिए कि ये हो गया, तो इसमें कुछ विशेषता इसके इस प्रदेश में मिलेगी, कुछ इसके इस प्रदेश में मिलेगी। तो ये जो संक्रमण पेटी जो होती है वो ये बिल्कुल ये कह रहे हैं सरल रेखा के रूप में, सरल रेखा के रूप में नहीं होती, ये संक्रमण होता है, यानी इस प्रदेश की विशेषता इसमें कुछ मिलेगा, इसमें कुछ मिलेगा, दोनों संक्रमण के रूप में मिलेगा, नहीं कि बिल्कुल एकदम अलग अलग नहीं। इधर जो संस्कृति है इसकी कुछ भी विशेषता ना इधर मिलेगी, ना इधर जो संस्कृति है इसकी कुछ विशेषता इस तरफ मिलेगी, तो ये इसलिए ये असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। ये दे रहा है कि इसमें कथन देख लेते हैं। एक, भारत सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, इसमें विभिन्न प्रदेशों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। कथन 2 है, भारत को सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटने के लिए मुख्य रूप से भाषा, धर्म तथा रीति रिवाजों को ही आधार माना जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा 1 व 2 दोनों, इन चारों कथनों में से सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों ही कथन सही है। तो भारत में विभिन्न प्रदेशों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, भाषाएं विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक है भारत में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 90। इसमें भी हमें विचार करना है कथनों पे। देखिए इसमें जो कथन 1 कह रहा है कि साधारण अर्थ में समाज का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। कथन 2 है कि समाज की अपनी संरचना है जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना के घटक या इकाइयां व्यक्ति हैं। ठीक, कथन इसमें दिया है, देखिए ए में दिया केवल 1 सही है, बी में केवल 2 सही है, सी में 1 व 2 दोनों सही है, डी में न तो 1 और न 2। तो इसमें देखिए समाज जो है साधारण अर्थ में प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है, ये भी सही है। समाज की संरचना है जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है, और सामाजिक संरचना के घटक जो है मतलब इसमें घटक वो तो इकाइयां या घटक ले या इकाइयां, तो वो व्यक्ति है, व्यक्ति को ही समाज के घटक या इकाई माना जाता है। तो व्यक्तियों से मिलकर ही समाज एक समाज का या फिर समूह, मतलब व्यक्तियों के मिलने से समूह का निर्माण होता है, और उसी तरह बहुत सारे समूहों के मिलने से समाज का निर्माण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91 है। इसमें दिया निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध समाज के विभिन्न सदस्यों के मध्य समागम और पारस्परिक व्यवहार के द्वारा स्थापित होते हैं। कथन 2 है कि समाज के 2 या अधिक सदस्य जब भी संपर्क में आते हैं किसी न किसी प्रकार की सामाजिक अंतरक्रिया होती है। तो देखिए इसमें कथन ए है केवल 1 सही है, बी में है केवल 2 सही है, सी है 1 व 2 दोनों सही है, और डी है न तो 1 न ही 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92 है कि इसमें दिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि डॉक्टर गुहा ने ट्रावनकोर, कोचीन के कादर, कोचीन में कादर लोग पाए जाते हैं, कादर समूह, तो कादर लोग तथा अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासियों को निग्रिटो प्रजाति का प्रतिनिधि माना है, निधि माना है। यहाँ पे प्रतिनिधि हो जाएगा प्रजाति का, ये प्रतिनिधि हो जाएगा, प्रतिनिधि माना है। फिर दूसरा है कि मंगोलाइड लोगों के शरीर और चेहरे पर बालों की कमी होती है, चेहरा सपाट तथा कपोल अस्थियां उभरी हुई होती हैं। तो ये जो कहा है डॉक्टर गुहा ने, तो ये जो डॉक्टर गुहा के जो दोनों कथन है, दोनों कथन क्या है, सही है। ये दोनों कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 1 व 2 दोनों हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति दिया है, एक तरफ उसका व्यवसाय दिया है। देखते हैं थारू, देखिए थारू दिया है, थारू जनजाति क्या करती है, तो जो थारू का हो जाएगा ये हो जाएगा, थारू जो है कृषि कार्य करती है तराई क्षेत्र में, उत्तर का जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे।
नागा जनजाति के देखा जाए, नागा स्थानांतरणशील कृषि करती है ये जनजाति। टोडा देखा जाए तो टोडा जो है मुख्यतः ये पशुपालक, मुख्यतः भैंस। और भील देखा जाए वनोपत्रों का एकत्रण। देखिए जो नागा इधर लगभग पूर्वी राज्यों में, इधर नागालैंड इस साइड पर्वतीय भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानांतरणशील कृषि वहाँ पे करते हैं। टोडा है ये नीलगिरी के दक्षिणी राज्यों में नीलगिरी पहाड़ियाँ यानी पे इसका निवास स्थान है या आवास स्थान है। यहाँ पे मुख्यतः ये पशुपालन करते हैं और पशुपालन में मुख्यतः भैंस को ये लोग पालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94 है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है पूरा मंगोलाइट सर्वाधिक प्राचीन मंगोलाइट प्रजाति है। ऑप्शन 2 है लंबे सिर वाली मंगोलाइट प्रजाति के लोग असम पूर्वी सीमांत प्रदेश में निवास करते हैं। कथन 3 है कि चौड़ी सिर वाली पूरा मंगोलाइट प्रजाति के प्रतिनिधि चटगांव के पहाड़ी प्रदेश में निवास करते हैं। ये 3 कथन दिया हुआ है। ठीक, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है केवल 1 सत्य है, ऑप्शन बी है 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन सी है 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1 2 3 सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कथन 1 है प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाले अधिकांशतः जनजातियां भूमध्य सागरीय प्रजाति की हैं। ठीक, और फिर दूसरा ऑप्शन जो है इसमें दिया है कि उत्तरी भारत की जनसंख्या में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की विशेषताएं दिखाई देती हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें से ऑप्शन 1 सत्य है, ऑप्शन 2 सत्य है, या केवल 1 व 2 दोनों सत्य है, या ऑप्शन डी में दिया है कि न तो 1 और न ही 2। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 न ही 2, ये दोनों असत्य कथन है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 96। इसमें दिया निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि अल्पाइन मध्यम कद वाली प्रजाति है जिनकी त्वचा हल्की भूरी, चेहरा गोलू, शरीर सुडौल और नाक लंबी होती है। ऑप्शन 2 है अर्मिनाइट प्रजाति के लोगों की संख्या भारत में अत्यल्प है। ठीक, तो इसमें जो हो जाएगा कि आर्मिनाइट प्रजाति के लोगों की संख्या भारत में अत्यल्प है, ये तो सही है। आर्मिनाइट अधिकांश जनसंख्या हमें यूरोपीय देशों में देखने को मिलती है। फिर है 1 में दिया है कि अल्पाइन मध्यम कद वाली प्रजाति है जिनकी त्वचा हल्की भूरी, चेहरा गोल, शरीर सुडौल, नाक लंबी होती है और रंग क्या होता है हल्के भूरे कलर की। तो ये भी सही, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 97 है कि इसमें दिया है कथन 1 भारत प्राचीन काल से ही विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति और प्रसार का मूल केंद्र रहा है। कथन 2 है कि भारत में मुख्य रूप से 6 धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन के अनुयायी जो है अधिक हैं। फिर इसमें कथन 3 है भारत जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्मों की जन्मस्थली है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन 3, अरे ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों के तीनों कथन सत्य कहा गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। इसमें कथन 1 दिया है हिंदू धर्म जो है भारत का सबसे प्राचीन धर्म है जिसने ईसा पूर्व 3000 के लगभग आदमियों के साथ भारत में पदार्पण किया था। फिर है कि इसमें दूसरा कथन है कि हिंदू धर्म में सामाजिक संस्तरण विद्यमान है। यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक संस्तरण विद्यमान है और यह वर्ण व्यवस्था पर बल देता है और ये समस्त हिंदू समाज 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा कि दोनों जो कथन है दोनों कथन सही कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है कि इस्लाम धर्म का जन्म 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ था जिसके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक, 2 है कथन जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 18.2% है। ठीक, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा कि इस्लाम धर्म का जन्म 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ था जिसके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। तो ये तो कथन सही हो जाएगा।
और ये है कि 2011 जनगणना से भारत की कुल जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 18.2% है, तो ये लगभग 17 कुछ है। तो इसका राइट आंसर केवल एक सत्य हो जाएगा, केवल एक सत्य है। देखिए इसमें जो ये कथन दिया हुआ है कि 18.2% है, ये इसलिए असत्य है क्योंकि ये इसका जो प्रतिशत है ये है 14.2%। यानी भारत की जो 2000 जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार उसमें जो मुस्लिम आबादी कह सकते हैं कि मुस्लिम आबादी का जो अनुपात है वह है 14.2%, ना कि 18.2%, इसलिए ये असत्य है, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 है कि ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है कि सिख धर्म भारत का चौथा महत्वपूर्ण धर्म है। जनगणना 2011 के अनुसार सिखों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 1.72% है। कथन 2 है, सिख धर्म में कर्म कांडों में विश्वास किया जाता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्तव्यों को सर्वोच्च मानता है ये। और जो सिख धर्म है ये एक ईश्वरवादी है और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, यानी एक ही ईश्वर को मानता है और ये मूर्ति पूजा में क्या है, विश्वास नहीं करता है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा 1 व 3 सत्य है। इसका जो है 1 और 3 सत्य है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, एक ईश्वर को मानता है, ये सही है। और ये इसका जो कुल जनसंख्या प्रतिशत लगभग 1.72% है। इसमें जो ये तो सही है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्यों को सर्वोच्च मानता है, लेकिन यह है कि सिख धर्म कर्म कांडों में विश्वास, बहुत सारे कर्म कांडों में विश्वास ये नहीं करता है, इसलिए ये वाला कथन जो है गलत है, केवल 1 और 3 सही है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।